ऑफ मास। तो सबसे पहले तो हम लोग ये डील करेंगे बेटा रोटेशनल मोशन क्या होता है, इसके साथ डील करते हैं। तो देखेंगे यार व्हेन वी डील विथ रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन में एग्जैक्टली क्या होता है। तो पहले मैं मोशन की बात कर रहा हूँ। जब मैं एक सिंगल पार्टिकल की बात करता हूँ, सिंगल पार्टिकल, पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट, जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, व्हेन द पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या बताया मैंने, कैसे जा रहा है बेटा, मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, तो इस मोशन को क्या कहते हैं, तो इस मोशन को कहते हैं हम लोग बेटा लीनियर मोशन। जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है, लीनियर मोशन। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जब पूरा का पूरा चक्कर लगाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा चक्कर लगाता है अबाउट इट्स सेंटर, कौन सा पार्टिकल कहा मैंने, पॉइंट ऑब्जेक्ट, हाँ अगेन पॉइंट ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल, अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इस मोशन को कहा जाता है बेटा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये हो गया, मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया। पहले केस में भी पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ये दूसरे केस में भी पॉइंट ऑब्जेक्ट था। पहले केस के मोशन को मैंने सर्कुलर मोशन कहा, दूसरे केस के सॉरी पहले केस में मैंने कहा लीनियर मोशन, केस नंबर 2 सर्कुलर मोशन। अब मैं बात कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट का मिक्सिंग, उसे कह रहा हूं मैं सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। एक ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है ना ये फिक्स है, ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ये फिक्स है, तो इसे मैं कह रहा हूं सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, इसे मैं कह रहा हूं सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल, और या इसे मैं कह सकता हूं रिजिड बॉडी। समझ में आ गया बेटा मैंने क्या कहा, इसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल या रिजिड बॉडी, सिस्टम। आज ये सब लोग क्या स्टेट वाले भी आ रहे हैं क्या, हाँ, सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल या जिसे कहा जाएगा बेटा रिजिड बॉडी। सर्वेश ये एंट्रेंस का क्लास है बेटा, स्टेट का क्लास नहीं है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल और द रिजिड बॉडी, बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल या रिजिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं बेटा, जितने भी पार्टिकल्स मैंने शो किए, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है ना बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस बिल्कुल चेंज होने वाला नहीं है। ऐसे बॉडी को सिस्टम ऑफ पार्टिकल या रिजिड बॉडी कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी बहुत सारे पार्टिकल्स है और बहुत सारे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज फिक्स, और कितना भी फोर्स लगाने के बाद इनका डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। और ये सब मिलके अगर एक लाइन में सामने जाते हैं, ये सब मिलके एक लाइन में अगर सामने जाते हैं, तो इस मोशन को कहा जाता है, किसी को पता है बेटा, इस मोशन को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। बहुत बढ़िया बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन। और सुनो सुनो सुनो, और ऐसी ही अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को अगर मुझे घुमाना है, देखो बहुत सारा यहाँ पे पार्टिकल्स है, यानी कौन सा बॉडी बेटा, रिजिड बॉडी। और इसमें डिस्टेंस, जैसे मैंने कहा रिजिड बॉडी में डिस्टेंस कैसे होते हैं, तो इस रिजिड बॉडी को मुझे क्या करना है, घुमाना है। तो इसको घुमाने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, इसे घुमाने के लिए एक क्या करूंगा, एक शायद पत्थर पत्थर ये जो पत्थर है या रिजिड बॉडी है, इसे मैं एक स्ट्रिंग बांधूंगा, एक रस्सी बांधूंगा, एक रोप बांधूंगा, और इसे रोप बांधने के बाद इसे गोल गोल घुमाया जाए, ऐसा घुमा सकते हैं। चाहिए, या इसे गोल घुमाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इसमें से एक हाथ रॉड पास कर देंगे, इसमें से एक हाथ रॉड पास कर देंगे और उसके अबाउट घुमाएंगे इसे। ये देखो ऐसा एक रॉड में पास कर रहा हूँ, क्या ऐसा घुमा सकते हैं क्या इसे, हाँ। अच्छा, तो ऐसे अगर घुमाते हैं तो ये जो रॉड मैंने पास किया जिसके अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा मुझे बताओ यार, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हमेशा ऐसा ही बनाया जाएगा, कि मैं कैसे बना सकता हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकता, कर सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या मुझे बताइए, क्या एक ही पार्टिकल चक्कर लगा रहा है या बहुत सारे पार्टिकल चक्कर लगा रहा है अबाउट दिस एक्सिस, बराबर है। अच्छा ये पहले, ये सेकंड केस में बेटा यहाँ पे एक ही पार्टिकल चक्कर लगा रहा था ना, और यहाँ पे कैसी है, तो इस केस में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे पार्टिकल जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, तो ये बहुत सारे पार्टिकल चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जब जब मैं बात करूंगा कौन से मोशन की, तो बहुत सारे पार्टिकल जब चक्कर लगाते हैं तब हमारा कौन सा मोशन आएगा, तब हमारा आएगा the motion of the body about the axis of rotation, about the axis of rotation, ठीक है। तो ऐसे मोशन को कहा जाएगा कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन। क्लियर, यस नो, बोलिए बोलिए, क्लियर है क्या। हाँ, तो देखो मैंने सबसे पहले पहले क्या कहा, पहले केस में क्या कहा, पार्टिकल एक सिंगल पार्टिकल चक्कर लगा रहा है, तो सिंगल पार्टिकल चक्कर लगा रहा है तो क्या बेटा, लीनियर मोशन। बहुत सारे पार्टिकल्स मिलजुल के एक साथ आगे जा रहे हैं, सीधे सीधे जा रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन। सिंगल पार्टिकल सामने सीधे सीधे जा रहा है तो लीनियर मोशन, बहुत सारे पार्टिकल जा रहे हैं तो एक साथ ट्रांसलेशन मोशन। सिंगल पार्टिकल अगर सेंटर के अबाउट घूम रहा है तो बेटा कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। और बहुत सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं, अबाउट किसके अबाउट घूम रहे हैं बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा रोटेशनल मोशन। क्लियर है, सभी मोशंस क्लियर है क्या, ये थर्ड नंबर का और ये फोर्थ नंबर। हाँ रोमन है शायद, महेश, आर्यन, रजित, क्लियर है। एक्चुअली मैंने स्टेट बोर्ड में टॉपिक पढ़ाया था, आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये पता होना चाहिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है या रिजिड बॉडी क्या होता है, ठीक है। और रोटेशन मोशन जब भी जब बात करेंगे तब एक्सिस ऑफ रोटेशन आने वाला है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट की, जिस कंसेप्ट से न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है वो है हमारा सेंटर ऑफ मास। अच्छा मुझे ये बताइए यार, स्कूल में कॉलेजेस में तो अपना लाइफ एंजॉय अभी तक किया ही नहीं आप लोगों ने, बराबर है ना, ये कोविड की वजह से कॉलेज में तो जाने को मिला ही नहीं। बट वो आप लोगों ने देखा है यार, वो रजिस्टर वगैरह बहुत सारे बच्चे बताए कि वो एक उंगली पे उठाते हैं और गोल गोल घुमाते हैं, पता है क्या। हाँ, वो हीरो दिखाता है ना, वो कॉलेज में हीरो वो उंगली पे अपने क्या घुमाता है, वो रजिस्टर घुमाता है। अच्छा वो मुझे बताओ, वो सपोर्ट कहाँ पे देता है बेटा, ओके सपोर्ट वो सेंटर में देता है। अच्छा मैंने अगर आपको कहा कि यार आपका वो, आपने शायद वो कृष्ण भगवान के सीरियल्स देखे होंगे, वो गोवर्धन पर्वत उठाता है, बराबर है ना, देखा है क्या। हाँ, कार्टून्स देखे होंगे, कभी सीरियल्स देखे होंगे, तो वो कृष्ण भगवान जो है वो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, तो वो कहाँ पे सपोर्ट करते बेटा, हाँ, कहाँ पे खड़े रहते हैं, वो एग्जैक्टली यहाँ पे वो एक उंगली लगाते हैं और यहाँ से वो सपोर्ट देते हैं, बराबर है ना, यहाँ से वो सपोर्ट देते हैं, और इस सपोर्ट की वजह से ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है बेटा, बैलेंस हो जाता है, बराबर है। अच्छा मुझे बताओ ये क्या हमेशा बीच में होता है क्या, सेंटर ऑफ मास, मुझे सपोर्ट करना है तो हमेशा बीच में ही करना पड़ेगा क्या। देखो यार अगर मैं मेरी स्केल की बात करता हूँ, स्केल स्केल है ना, पता आपको, रूलर जो आपके पास स्केल पट्टी है कितने सेंटीमीटर की है, 15 वाली इस्तेमाल करते हैं ना आप लोग, 15 वाली इस्तेमाल करते हैं, 0 to 15 सेंटीमीटर वाला हम स्केल इस्तेमाल करते हैं, ओके। अच्छा इसे अगर आपको बैलेंस करना है तो कहाँ पे बैलेंस करोगे, पूरा एग्जैक्टली 7.5, 7.5 पे मैं बैलेंस अगर करता हूँ तो ये आसानी से बैलेंस हो जाएगा, यानी गिरेगा नहीं, बराबर है ना। तो ये होगा इसका कौन सा बेटा पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा ये, सेंटर ऑफ मास होगा, बराबर है। अब सेंटर ऑफ मास यानी क्या वो पहले समझ लीजिए, सेंटर ऑफ मास यानी क्या, तो ऐसा एक पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट जहां पे मैंने बैलेंस करने के बाद मैं पूरे के पूरे बॉडी को क्या कर सकता हूँ,
उस पॉइंट को बैलेंस करने के बाद पूरे के पूरे बॉडी को मैं बैलेंस कर सकता हूँ, या मैं ऐसा कंसीडर कर सकता हूँ कि यहाँ पे whole mass of the body is assumed to be concentrated. The center of mass, it is a point. It is a point. It is a point at which whole mass of the body, point at which whole mass of the body is assumed to be concentrated. Mass of a body assumed to be concentrated. ठीक है, assumed to be concentrated. क्या हो गया यार? assumed to be concentrated, तो उसे कहा जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास यानी क्या, जिस पॉइंट को मैंने क्या किया, बैलेंस किया, तो वहां पे ही पूरा का पूरा मास क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। यानी वो पॉइंट अगर निकाल दिया तो बॉडी का मास जीरो हो जाएगा क्या बेटा? हाँ, ऐसा होगा क्या यार? अगर मैंने कहा कि यार एक बड़ी सी बॉडी है और ये पॉइंट मैंने कहा सेंटर ऑफ मास है। चाणक्य, ये एंट्रेंस का क्लास है यार। आज आप सभी लोगों को लिंक भेज दिया क्या मैडम ने, फिजिक्स के क्लास का? नहीं, ये एंट्रेंस का क्लास है। थोड़ा सा वो हेडिंग तो पढ़ते जाओ, क्लास में एंट्री करे पहले। हाँ, तो यहाँ देखो, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट निकालने के बाद क्या बॉडी का मास पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा क्या? नहीं, बॉडी का पूरा मास जीरो होगा नहीं। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने कहा है होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी, ये देखो ये वर्ड है, अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। अच्छा, ये बॉडी कैसा है? ये जो मैंने रूलर कहा, ये जो मीटर स्केल कहा, ये कैसा है बेटा? सिमेट्रिकल ना? सिमेट्रिकल है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? जो जो बॉडी सिमेट्रिकल रहेगा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? एट सेंटर ना? अगर सिमेट्रिकल है तो एट द सेंटर रहेगा, रहना चाहिए। अगर बॉडी आपका सिमेट्रिकल है तो सेंटर रहेगा। अगर बॉडी सिमेट्रिकल नहीं है तो कहाँ रहना चाहिए? तो वो कहाँ रहना चाहिए वो डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर में। ये देखो यार, मैंने एक ऐसा बॉडी बनाया। चलो, मुझे बताइए बेटा, ये सेंटर ऑफ मास आपको क्या लगता है कहाँ होना चाहिए? ये ए एंड की तरफ या बी एंड की तरफ कहाँ होना चाहिए, या सेंटर में होना चाहिए? क्या लगता है? सोचिए बरा। आपको बैलेंस करना है, आप कहाँ बैलेंस करोगे? ए एंड की तरफ रहेगा या बी एंड की तरफ रहेगा? इधर मास ज्यादा है, दिखाई दे रहा है ना? इधर मास ज्यादा है, इधर मास कम है। कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम है। तो बैलेंस करने के लिए आपको कौन से एंड की तरफ जाना पड़ेगा? हाँ अदिति, आकांक्षा, पक्का? यानी आपको शायद सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं रहेगा ना, यहाँ सेंटर ऑफ मास नहीं रहेगा। यहाँ रहेगा क्या बिल्कुल सेंटर पे ही? नहीं, वो कहाँ रहेगा शायद? बी की तरफ, इधर रहेगा। क्लियर? तो ये कौन सा बॉडी है, सिमेट्रिकल है क्या? नॉन सिमेट्रिकल, बराबर है ना? सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्लियर है क्या बेटा? सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्लियर है क्या? पक्का? अच्छा, मुझे बताओ यार, सेंटर ऑफ मास जो बताया मैंने, ये एग्जैक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? तो ये शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, शेप ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड है, और किसके ऊपर डिपेंड है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यहाँ पे पहले केस में मैं जब बात करता था, यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑन द बोथ द साइड इज इक्वल। पहले केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इस साइड का डिस्ट्रीब्यूशन और इस साइड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, इस वजह से कहाँ पे आ गया, बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया, थोड़ा सा साइड में आ गया। यानी कौन सी साइड आ गया? हेवी मास के साइड में आ गया ना, हेवी मास के साइड में आ गया सेंटर ऑफ मास, बराबर है। तो ये सेंटर ऑफ मास ये एग्जैक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? हाँ रोमन दादा, सेंटर ऑफ मास ये डिपेंड किसके ऊपर में है?
shape of the body and the distribution of a mass. Clear? किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड ऑन, क्या कहा? शेप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, डिपेंड ऑन shape of a body and distribution of a mass. ठीक है। अच्छा, ये आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ना रे? हाँ, एक मिनट, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं फिर। आप क्रिकेट खेलते हो तो जो क्रिकेट का बैट होता है ना आपका, ये कुछ ऐसा होता है ना क्रिकेट का बैट आपका? हम्म, कुछ इस तरह होता है क्रिकेट का बैट। तो मुझे बताओ यार, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? पॉइंट ए की तरफ आएगा या पॉइंट बी की तरफ आएगा? हाँ, एक मिनट ना, एक क्वेश्चन ऑलरेडी है मेरे पास स्क्रीन में, वही क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन है, एक मिनट, कहाँ गया रे? क्वेश्चन तो थे यहाँ पे, सेव करके रखे थे। अच्छा, जाने दो, क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे, एक मिनट। आपके एरर लेस में ये क्वेश्चन अवेलेबल है। हाँ, तो क्वेश्चन प्रॉपर्ली पूछता हूँ मैं। ये अपना क्रिकेट का बैट है और इसको ऐसा अगर कट करते हैं, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी कहाँ रहेगा? तो ऑप्शन कहाँ है? पहला ऑप्शन ये कहाँ है? टू पीसेस विल हैव द सेम मास, ऐसा हो सकता है क्या? दोनों पीस के पास सेम मास होगा, यहां से मैंने कट कर दिया, दिखाई दे रहा है ये पहला ऑप्शन ए। ऐसा है, टू पीसेस विल हैव सेम मास। देन दूसरा पॉइंट ये कहाँ है? द बॉटम पीस विल हैव द लार्ज मास, नीचे वाला जो पीस है उसका मास ज्यादा होगा। देन एक मिनट यार, ये क्वेश्चन ये है, अ क्रिकेट बैट इज कट एट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एज शोन, यानी ये कट किया है सेंटर ऑफ मास पे कट किया है, सेंटर ऑफ मास पे इसे कट किया है, तो क्या होगा ऐसा पूछा है। तो बॉटम पीस विल हैव द लार्जर मास, handle piece will be the larger mass, or mass of the handle is double as compared to the mass of the bottom piece। तो ये सेंटर ऑफ मास पे कट किया है, ये जो बैट है ये कट किया गया है, कहाँ कट किया गया है? सेंटर ऑफ मास पे कट किया है, ठीक है। तो मुझे बताइए, मैं फिर से ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा ऑप्शंस को। ये बैट हमने कट किया है सेंटर ऑफ मास के पॉइंट से, और यहाँ पे ऑप्शन जो पूछे हैं उसमें ये पूछा है पहला, टू पीसेस विल हैव द सेम मास, होगा क्या? दोनों पीस का मास सेम होगा क्या? दूसरा पॉइंट, बॉटम पीस विल हैव द लार्जर मास, ऑप्शन बी, बॉटम पीस हैव द लार्जर मास, यानी एम ए का मास एम बी से ज्यादा होगा। फिर ये कहा है, हैंडल पीस विल हैव द लार्जर मास, ठीक है। और आखिरी वाला है, मास ऑफ द हैंडल पीस इज डबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ द बॉटम पीस। क्या लगता है आपको, क्या होगा इसमें? मुझे बताओ, सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होता है बेटा? सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता है? स्मॉलर मास की तरफ या हेवियर मास की तरफ? हेवियर मास की तरफ। तो क्या हम पहला ऑप्शन सही कह सकते हैं क्या, मास ऑफ ए पार्ट और बी पार्ट सेम होगा? नहीं कह सकते, बराबर है। क्या हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ बी पार्ट ये ए से ज्यादा होगा? बी का मास ए से ज्यादा होगा ये कह सकते हैं, या मास ऑफ ए बी से ज्यादा होगा? क्या होना चाहिए? कैसी? अभी तो बताया ना, सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होता है? center of mass is shifted towards, हाँ, shifted towards heavier mass, तो इसका आंसर क्या आएगा?
mass of the A is greater than mass of the B. क्लियर? अदिति क्लियर है क्या बेटा? आयुषी, अदिति, दिशा, दिशा तो बात ही नहीं कर रही। अब देखो यार, ये तो हो गया एक सिंपल वाला कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अब एग्जैक्टली इस बेसिस पे हमें जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो वहां पे पूछा जाता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है बेटा? सिमेट्रिकल में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है। बट अगर बॉडी सिमेट्रिकल नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पे ये नॉन सिमेट्रिकल बॉडी है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? तो वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब एक फॉर्मूलाज बनाने वाले फोकस करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स है यार। ये देखो, पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। देयर आर द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग डिफरेंट डिफरेंट मासेस, m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन mn। ऐसी बहुत अलग अलग पार्टिकल्स हैं और सभी सभी अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी अलग अलग जगह पे है, तो ये कहाँ से डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए हम लोग क्या बताते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। जानते हैं ना बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम शो कर रहा हूँ। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ यार, अपना एक क्लासरूम है, अपना क्लासरूम पता है ना, अपने क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मुझे बताओ, अगर मैं जहां से पढ़ाता हूँ वहां पे मैंने कहा कि वो पॉइंट जो है वो कॉर्नर, पता है ना अपने क्लासरूम में कॉर्नर है, जिस कॉर्नर से जनरली टीचर लोग पढ़ाते हैं, तो वो कॉर्नर को मैं कह रहा हूँ ओरिजिन यानी 0 0। तो वहां से हर एक बच्चा जो बैठा है उसका लोकेशन अलग अलग रहेगा कि सेम रहेगा? उस ओरिजिन से हर एक बच्चे का लोकेशन अलग अलग रहेगा। जैसे ये देखो, पहला स्टूडेंट जो बैठा हुआ है, इसका लोकेशन है बताने के लिए कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, R1 पोजीशन वेक्टर। तो ये पहला जो बच्चा बैठा है ये कहाँ बैठा हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर R1 पे बैठा हुआ है। ठीक है। शायद ये सेकंड कोई स्टूडेंट है, वो बैठा हुआ है मे बी द एट लोकेशन R2। ये थर्ड बच्चा बैठा हुआ है लोकेशन R3। ये nth वाला बच्चा बैठा है लोकेशन Rn। सो R1, R2, R3, Rn, ये क्या बताया मैंने, R1, R2, R3 एंड सो ऑन Rn, ये क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है। और M1, M2, M3 क्या है, M3 अप टू सो ऑन Mn, ये क्या है, मास ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो क्लासरूम है ना, वो अपना पूरा का पूरा फिक्स है, हाँ? कोई भी अपने जगह से हिल नहीं सकता है, कोई भी अपने जगह से हिल नहीं सकता है, यानी रिजिड बॉडी वाला है। तो मुझे बताओ, अपने क्लासरूम का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास रहेगा ना, कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो सपोज मैं कंसिडर करता हूँ कि इस सिस्टम में इतने बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो कहीं ना कहीं इसका क्या रहेगा बेटा, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो रहेगा ना, कि नहीं रहेगा? कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास रहना पॉसिबल है। तो मेरे क्लासरूम में इतने सारे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, तो वो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है आर। सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है, दैट लोकेशन इज अ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर यानी क्या, पोजीशन वेक्टर किसका, ऑफ सेंटर ऑफ मास। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए क्या फॉर्मूला है उसे समझिए, अच्छे से देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला वेक्टर आर इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस सो ऑन बेटा, जितने भी पार्टिकल्स हो गए, MnRn डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन Mn। क्लियर? कैसे किया है मैंने, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बताया है, तो मास इंटू डिस्टेंस का
मास इंटू डिस्टेंस का क्या किया है मैंने, प्रोडक्ट किया हुआ है, और ऐसा कंटिन्यू जितने भी पार्टिकल्स हो गए कंटिन्यू अपॉन द टोटल मास। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस बेस पे न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। इस बेस पे न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, यही फॉर्मूला इसकी अगर मैं बात करता हूँ। अगर बेटा सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स हो गए तो क्या फॉर्मूला आएगा फॉर 2 पार्टिकल्स? फॉर 2 पार्टिकल्स के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? m1r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 आएगा क्या? हम्म, होगा क्या? अच्छा, अगर मैं कहता हूं देखो यार, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक दूसरा बॉल है, ठीक है, इसका मास है 1 kg, इसका मास भी है 1 kg, ठीक है, और ये दोनों की लोकेशंस में बता रहा हूँ, ये है मेरा 1 सेंटीमीटर पे और ये है मेरा 5 सेंटीमीटर पे। चलो बताओ मेरा पोजीशन वेक्टर कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बताओ जल्दी से। निकाल सकते हैं बेटा फॉर्मूले से, कितने सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ मास आएगा, जल्दी से। अरे निकालो ना, ऊपर फॉर्मूला है आपके पास। कितना? 3 पे आएगा? हाँ, कितना? 3 पे आएगा। मुझे बताओ 3 सेंटीमीटर इसका क्या है बेटा एग्जैक्टली, सिमेट्रिकल पॉइंट ही है ना? तो जब यानी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सही है क्या, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सही है, यानी हमने ये जो बनाया हुआ है ये तो मैंने बिल्कुल एक सिंपल निकाला, सिमेट्रिकल बॉडी के लिए निकाल लिया। सिमेट्रिकल बॉडी में मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में आता है, तो उस हिसाब से मैंने इसे निकाल लिया। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो जनरली हम लोग यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्लियर है? हाँ, ये समझ में आ गया, फॉर्मूला क्लियर है क्या? अब देखो यार, ये तो हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकाल लिया, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी समझ लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक काम करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा, वो निकाला नहीं था, एक मिनट। हाँ, इसका निकाल लीजिए, इसका भी। इसके पहले का भी निकालना है, इसके पहले का ये था, इसे बताया था शायद मैंने। ठीक है, अब देखो यार, ये तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर का तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया, दिमाग में फिट भी हो गया। क्या करना है, मास इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट, मास एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट करना है और समेशन करते जाना जितने भी मासेस हो गए, जितने भी मासेस हो गए, बराबर है ना? तो ये तो सिंपल हो गया। अब मैंने अगर कहा कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इसमें ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट। ये पहला ऑब्जेक्ट, इसका मास है m1, m1 है 2 kg, m2 है 3 kg, और m3 जो है ये मास, ये है 1 kg। ठीक है, और ये इनके पोजीशन वेक्टर से, ये पोजीशन वेक्टर से या कोऑर्डिनेट एक्सिस से बेटा इनका लोकेशन मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये r1, ये r1 का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ये R2 का डिस्टेंस और 1 सेंटीमीटर, और ये R3 का डिस्टेंस, R3 का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, चलो जल्दी से निकालिए, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा। फॉर्मूला क्लियर है बेटा, इंप्लीमेंट करो फॉर्मूले को और जल्दी से आंसर निकालिए, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा।
क्या शिवांश निकाल लिया आंसर? बाकी लोग जल्दी से बताइए यार। अरे बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार, इतना वक्त थोड़ी लगता है। 2 into 1 प्लस 3 into 1 प्लस 1 into 2 अपॉन 2 + 3 + 1। अरे निकालो ना जल्दी से, अब क्या इंतजार कर रहे हो कि मैं बताऊंगा पूरा? हम्म। शिवानी, सॉरी अदिति, मधुरा, साहिल भाई, बताओ जल्दी से। महेश 1.16 आता है, आर्यन का 1.9 आता है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? नचिकेत 1.9। तो आंसर कैसे निकालना है ये समझ में आ गया। ये डिवाइडेड में 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना? 2 + 3 + 2, 8/6। 8/6 ही आएगा ना? 7/6, ठीक है, ये आना चाहिए आंसर। अच्छा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या बेटा? इसे कैसे निकालना है, न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाए। हमेशा जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल में डायग्राम दिया जाएगा, आपको मासेस दिए जाएंगे, आपको पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा अब देखो यार, ये अगर न्यूमेरिकल समझ में आ गया, अब देखो इसके साथ अगर इस बॉडी को, अगर ये बॉडी को मैं रोटेट करता हूँ, इफ बॉडी इज रोटेट, इफ बॉडी इज अ रोटेटेड, बॉडी इज रोटेट। अच्छा बॉडी रोटेट होगा तो यहाँ पे आपने कितना 7/6 यानी कितना निकाला आपने आंसर? 7/6 यानी कितना था? 1.16 क्या? हाँ, तो यानी 1.16 यानी कहीं पे यहाँ पे रहेगा वो पॉइंट, है ना? ये रहेगा ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, बॉडी अगर रोटेट होगा, मैंने इस बॉडी को घुमाना चाहा, गोल गोल घुमाना चाहा, अबाउट दिस एक्सिस दिखाई दे रहा है ना ये पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट मैंने बॉडी को घुमाना चाहा, तो ये सेंटर ऑफ मास भी गोल घूमेगा क्या? अगर मैं इस बॉडी को घुमा रहा हूँ तो सेंटर ऑफ मास भी घूमेगा क्या? मुझे बताइए, अपना क्लासरूम पूरा का पूरा घूम रहा है तो क्लासरूम में ही सेंटर ऑफ मास है ना, तो क्या सेंटर ऑफ मास घूमेगा या नहीं घूमेगा? घूमना चाहिए, बराबर है। अगर बॉडी रोटेट होता है तो बॉडी अगर रोटेट होता है तो सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा? रोटेट होगा। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना? वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ मास। नाउ वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला बेटा, सिमिलर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हमने क्या किया था? मास इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट किया था। इस फॉर्मूले में हमने मास इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट किया था। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास करने के लिए मास इंटू किसका प्रोडक्ट करेंगे? मास इंटू इंडिविजुअल वेलोसिटीज का, इंडिविजुअल वेलोसिटीज, यानी यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन चलते जाएगा। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। और वैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सी एम मैं सफिक्स में लिख रहा हूँ, इसको समझिए। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का भी सिमिलर फॉर्मूला बनेगा m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। क्लियर? अब देखो यार, मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो है ना वो पूछे जाते हैं पोजीशन वेक्टर पे, यानी ये पे न्यूमेरिकल काफी कम होते हैं, वेलोसिटी वेक्टर। और अगर हम लोग एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास का वेक्टर की अगर बात करते हैं तो इस पे न्यूमेरिकल्स कम होते हैं। मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके पोजीशन वेक्टर के सेंटर ऑफ मास पे ही होते हैं, ठीक है। क्लियर? ये फॉर्मूले समझ में आ गए क्या बेटा? मैंने बॉडी को रोटेट किया, देखो मैं फिर से बता रहा हूं।
ये देखो ये एक बॉडी है मेरे पास और मैंने क्या किया, इस बॉडी से एक रॉड को पास कर दिया, ये ऐसा, ठीक है। ये बॉडी को मैंने रोटेट कर रहा हूँ अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट मैं रोटेट कर रहा हूँ। तो ये पार्टिकल बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो मैंने बात किया कि ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का। तो ये पॉइंट अगर सेंटर ऑफ मास का है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना, बॉडी रोटेट हो रहा है कुछ ऐसा, तो ये बॉडी का वेलोसिटी, ये बॉडी, ये पार्टिकल, ये सब पार्टिकल्स घूमेंगे ना, ये पार्टिकल घूमेगा, ये पार्टिकल घूमेगा, सब पार्टिकल्स गोल गोल घूम रहे, घूमने वाले हैं। तो ये पार्टिकल भी तो घूमेगा, सेंटर वाला पार्टिकल भी घूमेगा। तो सेंटर ऑफ पार्टिकल अगर घूमेगा तो इसका वेलोसिटी जो रहेगा v ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। या ये पार्टिकल घूमेगा तो इसका रहेगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद रहेगा। तो ये बताया मैंने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और नीचे का फॉर्मूला बताया मैंने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं हम लोग, और कल के सेशन में इसी पार्ट का, सेंटर ऑफ मास के ही पार्ट की न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम अवर एरर लिस्ट, ठीक है। ओके, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए बेटा।